डेवलपमेंट के मॉडल्स में मार्केट इकोनॉमी मॉडल और वेलफेयर स्टेट का मॉडल हम कर चुके थे। आज थर्ड और फोर्थ मॉडल करेंगे डेवलपमेंट का। तो थर्ड डेवलपमेंट का मॉडल है सोशलिस्ट व्यू या सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास का समाजवादी दृष्टिकोण। तो जो सोशलिस्ट मॉडल है वो सोशलिस्ट मॉडल एक तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, मार्क्सवादी विचारधारा है, उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो सोशलिस्ट मॉडल है ये विकसित देशों में और विकासशील देशों में दोनों में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो विकसित देश हैं वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं और ये मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं के द्वारा ही सभी समस्याओं का निदान हो सकता है। जबकि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज क्या सोचती हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को हम पूर्णतः नहीं अपना सकते, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने का मतलब है पुनः एक किसी साम्राज्यवादी शक्ति का उपनिवेश बन जाना। क्योंकि जितने भी विकासशील देश थे वो पहले उपनिवेश थे किसी ना किसी पावरफुल कंट्री के। तो उन्होंने जब आजादी प्राप्त की थी तो वो दोबारा से किसी एक शक्तिशाली पूंजीपति या एक स्ट्रोंग अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे। अगर वो किसी स्ट्रोंग अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में रहते तो वो अपना विकास स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे, आर्थिक रूप से पाबंदियां उन पे निहित होती। इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए विकसित देश औद्योगिक देशों की कैटेगरी में आते हैं और विकासशील देश आते हैं एक ट्रांजिशन पीरियड के अंतर्गत। जो एक की इंडिया का हम एग्जांपल ले, जो एक कृषि प्रधान देश से एक औद्योगिक देश की तरफ अग्रसर। तो इसीलिए इस मॉडल में एक वर्ड इंक्लूड किया जाता है इंटरनेशनल कंपटीशन की। इंटरनेशनल कंपटीशन की फीलिंग का मतलब क्या है कि विकासशील देश विकसित देशों की तरह सारी सुख सुविधाएं और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, कंपीट कर रहे हैं। तो इस मॉडल ने एक व्यवस्था बताई थी पूंजीवादी व्यवस्था, जिस पूंजीवादी व्यवस्था को लेके दोनों विकासशील और विकसित देशों की अवधारणाओं को अलग अलग वर्णित किया था। अब है समाज की। सबसे पहले इस मॉडल का नाम क्या है? सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? तो सोशलिस्ट या सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब है सब व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। और सोशलिज्म की इसी अवधारणा को भी दो विचारकों के अंतर्गत किया जाता है कि जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने माना था कि हमेशा से समाज में दो वर्ग रहते हैं, वो वर्ग या वर्ग संघर्ष, वर्ग विभाजन कभी समाप्त नहीं होता। और दूसरे जो विकासशील समाजवादी थे वो मानते थे कि जैसे जैसे औद्योगिकरण का विकास होता जाएगा सब व्यक्ति समान हो जाएंगे। और ये समाजवाद की इस अवधारणा को लेकर सीईएम जोड ने क्या कहा है कि समाजवाद तो एक ऐसी कैप है, एक ऐसा टोप है जिसको हर कोई अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके पहन लेता है, इसलिए उस कैप का जो फॉर्मेशन है, जो उसका साइज है, वो पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। और यही चीज रैमजे मेयोर ने भी कही थी कि समाजवाद क्या है? गिरगिट की तरह है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेता है। तो समाजवाद की इन्हीं अवधारणाओं या इसके मॉडिफिकेशन का जो नेचर है समाजवाद का, उसी आधार पर समाजवाद को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक समाजवाद है कार्ल मार्क्स और एंजेल्स का समाजवाद, उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड जो समाजवाद था जिसको मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। और दूसरा समाजवाद है विकासवादी तथा लोकतांत्रिक समाजवाद। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज या विकासशील कंट्रीज इस विचारधारा को अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्क्सवाद या कार्ल मार्क्स या एंजेल्स ने समाजवाद की जो विचारधारा का वर्णन किया है उसे वो क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि समाज हमेशा से पुराने टाइम से लेके वर्तमान तक और भविष्य में हमेशा दो वर्गों में बटा रहेगा। एक वर्ग शोषक होता है, एक शासित शोषित वर्ग होता है। शोषक शोषितों का शोषण करता है, शोषक जो होते हैं वो सत्ता पर भी आधिपत्य रखते हैं और वो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं। और शोषित वर्ग होता है मजदूर जो उन पूंजीपतियों के नियंत्रण में काम करते हैं। और समाज में इन दोनों वर्गों के बीच हमेशा से संघर्ष चलता रहता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर समाज को विकसित करना है, बेटा अपना माइक म्यूट करो प्लीज,
कि अगर समाजवाद को विकसित करना है तो हमें इस संघर्ष को समाप्त करना पड़ेगा, और संघर्ष की समाप्ति सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है, और वो तरीका है क्रांति के माध्यम से। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अगर इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करना है, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना है, तो वो क्रांति हिंसक भी हो सकती है, कि पूंजीपतियों को खत्म करने के लिए, उनके अन्याय शोषण को समाप्त करने के लिए हिंसक क्रांति भी की जा सकती है। फिर है सेकंड जो समाजवाद का टाइप डिफाइन किया गया है, विकासवादी या लोकतांत्रिक समाजवाद। ये समाजवाद क्या कहता है? ये समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स की डेथ के बाद पायनियर हुई थी, कि विकसित हुई थी, और जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे इन्होंने इसको अपनाया, और उन्होंने समाजवाद को माना है कि समाजवाद जन सहमति पर स्थापित होता है, और समाजवाद का उद्देश्य है पूंजीवाद को पूर्णतः उखाड़ कर फेंकना नहीं है, बल्कि पूंजीवाद के माध्यम से अपने देश का आर्थिक विकास करना है। और जैसे कि मार्क्सवाद बात करते थे कि क्रांति होगी, वो क्रांति हिंसक भी हो सकते हैं, मीन्स खूनी क्रांति भी हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी मानते हैं कि पूंजीपतियों के माध्यम से विकास की अवधारणा को अपनाना है, दोनों का एक समायोजित संतुलन होना चाहिए, और उस संतुलन के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने होंगे। राज्य को पूंजीपतियों पर नियंत्रण करना होगा, कोई हिंसक या खूनी क्रांति की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा ने समाजवाद की कुछ विशेषताएं बताई हैं, और वो क्या है? सबसे पहले तो उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब है उत्पादन के सारे साधन राष्ट्र के नियंत्रण में होंगे, जबकि मार्क्सवादी अवधारणा में माना गया है कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है। नेक्स्ट अवधारणा मार्क्सवाद ने मानी थी कि समाज में दो वर्ग होते हैं, जबकि विकासवादी समाजवादियों ने माना है कि समाज में दो नहीं 3 वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति, एक श्रमिक, और एक उनके बीच का वर्ग श्रमिक वर्ग होता है। थर्ड, समाजवाद की स्थापना धीरे धीरे कानून से होगी, जबकि मार्क्सवादी विचार कार्ल मार्क्स मानते थे कि समाजवाद की स्थापना श्रमिकों को क्रांति के माध्यम से पूर्णतः परिवर्तन या सत्ता परिवर्तित करके करनी होगी। उसी तरह से मार्क्सवादी मानते थे कि क्रांति हिंसक होगी, खूनी क्रांति होगी, ब्लडी रेवोल्यूशन होगा, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी मानते हैं कि क्रांति की तुलना में शांतिपूर्ण तरीके, मतलब संवैधानिक तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। उसी तरह से लोकतांत्रिक या विकासवादी समाजवादी मानते हैं कि राज्य का शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, समाज कल्याण और आर्थिक सुरक्षा या नागरिकों को जितनी भी मूलभूत मौलिक सुविधाएं दी जाएंगी उस पर नियंत्रण राज्य का होगा, राज्य वो सारी सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करेगा। नेक्स्ट है श्रमिकों की तानाशाही अनावश्यक व लोकतंत्र विरोधी है, कि कार्ल मार्क्स ने अपनी समाजवादी अवधारणा में कहा था ना कि सभी श्रमिक एकत्रित होकर क्रांति कर दो, चाहे उसका स्वरूप हिंसक ही क्यों ना हो, उसके बाद वर्ग संघर्ष समाप्त होकर श्रमिकों का सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होगा। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद मानता है कि श्रमिकों का जो सर्वहारा वर्ग का शासन होगा वो भी तानाशाही स्वरूप का होता है, और लोकतंत्र में ऐसे किसी भी स्वरूप की अवधारणा उचित नहीं है। नेक्स्ट आता है राज्यविहीन समाज की स्थापना कोरी कल्पना है, कि कार्ल मार्क्स ने कहा था सर्वहारा वर्ग का जो शासन होगा उसमें राज्य की अवधारणा ही नहीं होगी, कि राज्य होगा ही नहीं, क्योंकि राज्य जो होता है वो पूंजीपतियों के हितों का पोषक होता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा मानती है कि राज्य की अहम भूमिका होती है विकास में, क्योंकि राष्ट्रीयकरण पे राज्य का आधिपत्य होता है, नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं या सबको समान अधिकार और स्वतंत्रता राज्य के माध्यम से ही दी जा सकती है। अब है विकास के इस समाजवादी मॉडल की समीक्षा, कि समाजवादी मॉडल एक्चुअली क्या कहता है। तो समाजवादी मॉडल की बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, और क्रिटिसाइज उसी समाजवादी मॉडल को किया गया था जो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष या खूनी क्रांति के माध्यम से जिस समाजवाद की अवधारणा दी थी। और कार्ल मार्क्स ने माना था कि जितने भी पूंजीपति औद्योगिक राष्ट्र हैं उनमें क्रांति अवश्य होगी, और वो क्रांति बड़ी हिंसक होगी। लेकिन ये अवधारणा निरर्थक साबित हुई थी, क्योंकि सबसे पहली समाजवादी या मार्क्सवादी क्रांति अगर हुई थी तो रूस में हुई थी, और रूस औद्योगिक राष्ट्र नहीं था, वो भी एक कृषि प्रधान ही देश था 1917 तक।
तो 1917 में सबसे पहली समाजवादी व्यवहारिक क्रांति रूस में हुई। उसके बाद समाजवादी क्रांति देखने को मिली चीन में 1949 में, और चीन भी उस टाइम ड्यूरेशन तक एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं था, जबकि औद्योगिक देश फ्रांस थे, ब्रिटेन थे। ब्रिटेन को लेके ही ये अवधारणा दी थी मार्क्स ने कि औद्योगिक देशों में जहां पूंजीपतियों का बोलबाला है वहां भयंकर हिंसक क्रांति होगी, लेकिन इंग्लैंड में जो क्रांति हुई वो रक्तहीन क्रांति थी, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बड़ी शांतिपूर्ण वहां सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो समाजवाद की ये अवधारणा कि हमेशा शासन का स्वरूप बदलने से ही किसी चीज को यथार्थ साबित किया जा सकता है, गलत हुई थी। और इन दोनों देश रूस और चीन, इनमें समाजवादी क्रांति के बाद भी साम्यवादी शासन ही था। समाजवादी क्रांतियां हुई, लेकिन अब भी ये कम्युनिस्ट कंट्री आई है। क्रांति के बाद भी यहाँ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। यहाँ एक संविधान का निरूपण हुआ है। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टीज का या कम्युनिस्ट रूलिंग का, साम्यवादी व्यवस्था की जो शासन व्यवस्था थी उसका स्वरूप परिवर्तित हुआ है। अब इन देशों में भी संविधान है, यहाँ के लोगों को भी अधिकार दिए गए हैं, लेकिन वो अधिकार सिर्फ नाम मात्र के अधिकार दिए गए हैं। नाम मात्र के मतलब जैसे चीन में इलेक्शन होता है तो कोई एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का वही उसी के मेंबर होते हैं, तो जनता के पास कोई चॉइस नहीं है, चाहे वोट डाले या ना डाले, अपॉइंट वही व्यक्ति होके आना है। और अपनी व्यवस्था के हिसाब से ही ये अपने सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो अपना कार्यकाल बढ़ा लेते हैं, संविधान को परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे रूस में देखने को मिलता है, रूस के संविधान में पहले क्या था कि 2 बार जो प्रधान राष्ट्रपति अपॉइंट हो जाता है वो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बन सकता। पुतिन 2 बार राष्ट्रपति रहे, तीसरे कार्यकाल में फिर वो प्रधानमंत्री बन गए, फिर उन्होंने अपने एक विश्वासप्रद व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया और नेक्स्ट फिर खुद ही राष्ट्रपति बन के आ गए और संविधान को संशोधित करके ये प्रोविजन कर दिया कि जब तक वो है कि लाइफ लॉन्ग वही राष्ट्रपति रहे। तो ऐसी कोई लोकतांत्रिक अवधारणा क्रांति के बाद भी इन साम्यवादी राष्ट्रों में देखने को नहीं मिली है। इसीलिए माना जाता है कि किसी भी राष्ट्र या समाज के अगर विकसित करना है, उसको विकास का स्वरूप प्रदान करना है, तो सिर्फ समाजवाद ही नहीं, समाजवाद की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन विकासशील समाजवादी अवधारणा ने किया है, ना कि मार्क्सवादी समाजवादी अवधारणा ने किया है। तो विकास के लिए हमें मार्क्स की समाजवादी अवधारणा को अपनाने की जरूरत नहीं है, हमें विकसित या लोकतांत्रिक राष्ट्रों की समाजवाद की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देने की बात की गई। अब आता है फोर्थ विकास का मॉडल, और लास्ट एंड फोर्थ विकास का मॉडल है गांधीवादी मॉडल। गांधीवादी मॉडल दिया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। दार्शनिक का मतलब कि ये भौतिकवाद के पक्ष में नहीं थे। भौतिकवाद क्या है? हमारी सुख सुविधाओं की चीजें, लेकिन आजकल उस चीज को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी हमारी मौलिक आवश्यकताएं और कौन सी हमारी भौतिक आवश्यकताएं, क्योंकि भौतिक आवश्यकताएं ही हमारी मौलिक आवश्यकताएं बन गई है। जैसे कि हम फैन, कूलर, एसी को माने, ये हमारी भौतिक है, लेकिन हमारी मौलिक मूलभूत आवश्यकता भी है। आज की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, जैसे कि हम मशीनरीज को मानते हैं कि ये सारी तो भौतिक सुख सुविधाएं की चीजें हैं, लेकिन वो हमारी मूलभूत मौलिक आवश्यकताएं बन गई हैं, उनके बगैर हमारा काम चल भी नहीं सकता है। तो गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी इस भौतिकवाद के पक्ष में नहीं थे। वो मानते थे कि समाज में, जैसा कि मार्क्स ने कहा था, एक वर्ग संघर्ष, इसी तरह से समाज में 2 समूहों के बीच वर्ग की अवधारणा ना होके भौतिकवाद और अभौतिकवाद के बीच वो वर्ग अवधारणा होती है। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि समाज के किसी एक वर्ग को विकसित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे समाज को विकसित करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिन की अवधारणा दी थी कि सबके सुखों की ध्यान रखने की जरूरत है, और जो समाज में दलित या पिछड़े या उपेक्षित वर्ग थे उनको ऊंचा उठाने की जरूरत है, उन्हें कुछ और अधिकार प्रदान किए जाएं, उनको भी विकास की
विचारधारा में समान सत्र पर लेकर आने की बात गांधी जी ने कही थी। और इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि हमें सिर्फ भौतिकवादी सुखों की बात नहीं करनी है, हमें भौतिकवाद के साथ साथ आध्यात्मिक सुखों की भी बात करनी है। क्योंकि जो भौतिकवाद होता है वो समाज को वर्गों में विभाजित करता है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, पिछड़ा वर्ग या उच्च वर्ग में विभाजित करता है। जबकि जो आध्यात्मिक सुख होता है, आध्यात्मिक सुख अंतरात्मा परमात्मा कि सब उसी भगवान से बने हैं और उसी में विलीन हो जाएंगे, तो ये आध्यात्मिक सुख सबसे परम सुख माना गया है। और भौतिक सुख क्षण भंगुर होते हैं, कुछ समय के लिए ही होते हैं, जो सिर्फ हमारे बाह्य विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जबकि आंतरिक विकास किसी भी राष्ट्र का या व्यक्ति का अध्यात्म के माध्यम से होता है। अब राष्ट्र का अध्यात्म क्या होता है? उसके नैतिक मूल्य, उसके समाज ने जो अपने नागरिकों को नैतिकता की बात सिखाई है, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति जो उसके नागरिकों ने पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के बाद भी नहीं छोड़ी है, उसको ज्यादा से ज्यादा विकसित स्वरूप दिया है। तो फर्स्ट चीज तो गांधी जी दार्शनिक अध्यात्मवादी या भौतिकवाद के बजाय राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। दूसरी चीज आती है कि गांधी जी एक इकोनॉमिस्ट भी थे, कि वो विकास का एक औपचारिक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, कि वो सिर्फ ये नहीं है कि भगवान आत्मा परमात्मा की ये बातें करते थे, वो राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने एक फॉर्मल मॉडल दिया था। और उस मॉडल के बेसिस पे ही हमारे उद्योग धंधों या कृषि के विकास के लिए कुछ नीतियां बनाई गई थी। और उन नीतियों को व्यवहारिक रूप से आचार्य एस.एन. अग्रवाल, जो हमारी संविधान सभा की समिति में भी थे, जिन्होंने ग्रामीण उद्योगों को विकसित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया था, उन्होंने 1944 में एक गांधीयन योजना बनाई थी, जिसको 1948 में दोबारा से संशोधित किया गया था या उस पर दोबारा विचार विमर्श किया गया था। और इस गांधीयन योजना या गांधी के विकास मॉडल को गांवों के कुटीर उद्योगों के विकास या कृषि उद्योग के विकास के लिए प्रतिपादित किया गया था। और इसी योजना को गांधी के विकास मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो गांधी का विकास मॉडल क्या था? अब गांधी जी के विकास मॉडल में 3 अवधारणाएं थी। एक था विकास का आर्थिक पक्ष, फिर है विकास का सामाजिक पक्ष और फिर है विकास का राजनीतिक। तो सबसे पहले विकास का आर्थिक पक्ष। विकास के आर्थिक पक्ष में गांधी जी कहते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ का विकास कृषि पर निर्भर है। इसीलिए गांधी जी ने कृषि को महत्व दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात की थी, कि जमींदारी प्रथा को खत्म करना होगा, खाद्यान्नों में की जो अनाज खाने की जो फसलें हैं उनके हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। भारत को किसानों को कम ब्याज पर धन दिया जाए, उन्हें अच्छे बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था की जाए। और इसी योजना के तहत गांवों में खेतों तक नहरों का जाल बिछाया जो गया था, वो प्रोविजन यहाँ से शुरू हुआ था। इस योजना को आगे पालना की गई। नेक्स्ट चीज की कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज की बात गांधी जी ने कही थी। कुटीर उद्योग जैसे पहले गांव में घर घर सूत काता जाता था, कहीं बांस ज्यादा मात्रा में होता था, वहां टोकरियां बनाई जाती थी, जूट की चीजें बनाई जाती थी। तो ऐसे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग धंधे जो हर घर में ये काम होते थे, इनको ज्यादा विकसित किया जाए और इनको एक इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स लेके आए जाएं, जिससे कि गांव अपने आप विकसित हो जाएंगे, गांव के लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, ना कि वो शहरों की तरफ या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए गांधी जी ने एक नारा दिया था कि सूत काटने का और खादी पहनने का, क्योंकि उस टाइम पे सब घरों में सूत काटा जाता था, गाँव में सब ये काम होते थे, मोस्टली सब गाँव में होता था ये। और खादी की वो खुद से कपड़ा बना के खुद पहनते थे। तो आत्मनिर्भरता की भावना, जिससे कि हमें ना तो बाहर से कपड़े को आयात करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमारी अर्थव्यवस्था या हमारा पैसा बाहर जाए। नेक्स्ट है औद्योगिकरण का विरोध, अपोजिशन टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस औद्योगिकरण के विरोध में गांधी जी ने विरोध किया है बड़े उद्योगों का, कि ये जो
फ्रेंचाइजी का मुद्दा है या वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट का मुद्दा है कि बड़े बड़े उद्योग यहाँ स्थापित होंगे, तो ये एक तरह से वही अंग्रेजी व्यवस्था वाला काम है कि यहाँ से कच्चा माल लेके जाएंगे, निर्मित करेंगे कि हमारा ही कच्चा माल है, उसी को निर्मित करके हमें ही दुगने दामों पर वो चीज बेची जा रही है। और दूसरी चीज, औद्योगिकरण में बड़ी बड़ी मशीनों के आविष्कार से मनुष्य का शारीरिक और नैतिक पतन होगा। एक मशीन 10 व्यक्तियों का काम कर सकती है, तो 9 व्यक्तियों को बेरोजगारी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने छोटे छोटे उद्योगों को ज्यादा महत्व दिया था। पूर्णतः मशीनीकरण का विरोध ना करके औद्योगिकरण के तहत बड़ी बड़ी मशीनों या उस औद्योगिकरण का विरोध किया था जो दूसरे व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी का कारण बनती है। और इसीलिए कहा था कि व्यक्ति की मशीनें जो है, मशीनें अगर हमारी नौकर के रूप में हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हमारी वो मालिक बन जाती हैं तो वो मनुष्य को ही खत्म कर सकती है। नेक्स्ट है वर्ग सहयोग की अवधारणा, कि गांधी जी ने आर्थिक विकास में अवधारणा दी थी वर्ग सहयोग की। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि वर्ग संघर्ष रहता है, वर्ग संघर्ष में दो वर्गों के बीच हमेशा विवाद होता है। तो गांधी जी ने कहा था कि जो श्रमिक और पूंजीपति जो दो वर्ग है ना, उन वर्गों को सहयोग से काम करने की आवश्यकता है। ना तो पूंजीपतियों को समाप्त किया जा सकता है, ना श्रमिकों को, क्योंकि पूंजीपतियों के सहयोग से ही श्रमिक अपना विकास कर सकते हैं और श्रमिकों के सहयोग से ही उद्योग धंधे विकसित होते हैं। इसलिए उद्योग धंधों के विकास में श्रमिक और पूंजीपति दोनों के सहयोग की अवधारणा को अपनाया था, उस संघर्ष को समाप्त करने की बात कही। नेक्स्ट है बाजार अर्थव्यवस्था का विरोधी, जो सबसे फर्स्ट मॉडल हमने किया था ना, गांधी जी मार्केट इकोनॉमी मॉडल या मार्केट इकोनॉमी को अपोज्ड करते हैं, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी कंपटीशन की फीलिंग लेके आती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता की भावना आती है, और उस प्रतियोगिता की भावना में छोटे छोटे श्रमिक, किसान या छोटे छोटे काम करने वाले, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो गांव में छोटी छोटी फैक्ट्रियां वगैरह थी, वो सब कुछ बंद हो जाएंगी। जैसे इसका एग्जांपल है, इंडिया में जब सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री जब डेवलप हुई थी, तो हर घर में छोटे छोटे स्टील के बाद आयरन इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी। तो हर गांव में पहले जहां कोयला और लोहा होता था, हर घर में भट्टियां होती थी, लोहे के औजार वगैरह बनाए जाते थे, तो लोग आत्मनिर्भर थे। लेकिन वो बड़ी मल्टीनेशनल फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश हो जाने के बाद वो लोग पूर्णतः एक तरीके से श्रमिक वर्ग में आ गए, जो खुद मालिक थे, अब वो उन फैक्ट्रियों में श्रमिक के रूप में काम करते। नेक्स्ट है श्रम के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर लेबर। तो गांधी जी ने कहा था विकास की योजना को अगर अग्रसर बनाना है तो सबसे पहले काम करने वालों को, श्रम को सम्मान देना होगा, चाहे वो शारीरिक श्रम है चाहे बौद्धिक श्रम है, दोनों की समान महत्ता है विकास की अवधारणा में। नेक्स्ट आता है न्यासी ट्रस्टीशिप। ये गांधी जी की आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी, और इस अवधारणा में ट्रस्टीशिप में गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा धन है, चाहे वो संपत्ति के रूप में है चाहे पैसे के रूप में, उसे अपनी जरूरतों के अनुसार उसका प्रयोग करने के बाद जो शेष धन रहता है उसे समाज के लिए खर्च कर देना चाहिए, या समाज के हित में उसे दान दे देना चाहिए। कि ये अहिंसा का विकास का सबसे बड़ा प्रभावी ढंग है, कि अपने प्रयोग की संपत्ति या धन अपने पास रख के बाकी को समाज के विकास या कल्याण के लिए दान दे देना, और ऐसे दान के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की जाए जो सब इस तरह के दिए हुए दान के माध्यम से समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। ये थे गांधी जी के विकास के मॉडल के आर्थिक पहलू। अब आते हैं उनके विकास के मॉडल के सामाजिक पहलू की, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात की है गांधी जी ने कास्ट सिस्टम, जो इंडिया में बहुत बुरी तरह देखने को मिलता है कि कास्ट सिस्टम की वजह से ही समाज वर्गों में विभाजित है, एक दूसरे को छोटा या बड़ा समझा जाता है। तो कुछ समाज सुधारकों ने इसे समाप्त करने की कोशिश भी की है, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं हो पाया। तो सबसे पहले इस कास्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत। नेक्स्ट है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। इसीलिए गांधी जी ने दलित या पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्हें अछूत समझा जाता था, जो एक अपराध के समान है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसके भी आर्टिकल 17 में इसको एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
नेक्स्ट है सांप्रदायिक एकता, कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी में गांधी जी क्या कहते हैं, जैसे संप्रदाय है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब, जैसे कि बंटवारे के टाइम हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उन सांप्रदायिक दंगों की नहीं, सांप्रदायिक एकता की जरूरत है, विकास के लिए सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म्स इन द पोजीशन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार। तो गांधी जी ने चाहे अपने स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे भारत के विकास की अवधारणा में कहा, हर जगह ये मानना है कि स्त्रियों की भूमिका समाज में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी स्थिति में सुधार होगा तो समाज अपने आप विकसित होगा। इसलिए सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, इन सारी बुराइयों को समाप्त करने की आवश्यकता है। उनको देश के कानून में भी समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए, उन्हें शिक्षा और सारे अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन, ये भी एजुकेशन या सोसाइटी के रिफॉर्म से रिलेटेड गांधी जी का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। और बेसिक एजुकेशन में उन्होंने कहा है सबसे पहली चीज तो जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए, कि बच्चा जिस भाषा को आसानी से समझता है उसमें, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का मिलकर विकास कर सके। ये नहीं कि हम सिर्फ रटते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, उनकी कोई रेलिवेंस नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसके साथ साथ अध्यात्म के ज्ञान का भी बराबर महत्व दिया गया है गांधी जी ने। और इस शिक्षा प्रणाली में भी सबको समान विकास की अवधारणा या बुनियादी शिक्षा, इसको तभी माना गया है कि शिक्षा में नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई विधियों को प्रयुक्त करके बच्चों का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास संभव हो सके, वो स्वावलंबी बन सके। उन्हें प्राथमिक शिक्षा उनकी खुद की लैंग्वेज में दी जानी चाहिए, जिससे वो ज्यादा जल्दी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर है विकास का राजनीतिक पक्ष। और राजनीतिक पक्ष की अवधारणा में गांधी जी का विकास का मॉडल कहता है राम राज्य की अवधारणा। राम राज्य मतलब ये नहीं है कि भगवान राम के राज्य की अवधारणा, राम राज्य का मतलब है लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप। कि लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप क्या है, लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों की सरकार हो, कि अहिंसक तरीके से व्यक्तियों के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए और वो प्रतिनिधि अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो। ये नहीं कि उन्होंने चुनाव जीत लिया तो फिर उनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं बनता। और इसी आदर्श के लिए गांधी जी ने सबसे अहम प्रथम सीढ़ी माना था ग्राम पंचायत को, और इसीलिए गांधी जी ने ही सत्ता के विकेंद्रीयकरण का समर्थन दिया था, और उस विकेंद्रीकरण के समर्थन को इम्प्लीमेंट भी किया गया था भारतीय संविधान में। इसीलिए भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे है, जैसे एक संसद है, फिर राज्यों की विधानसभा है, फिर पंचायती शासन की त्रिस्तरीय शासन प्रणाली जो अपनाई गई थी, वो सत्ता के विकेंद्रीकरण का आधार है। केंद्र के पास सारे अधिकार है, लेकिन राज्यों को भी कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र और राज्य आपसी सहयोग से उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं और सत्ता का आसानी से निरूपण करते हैं। तो ये था गांधी जी का विकास का सिद्धांत। अब गांधी जी के इस विकास के सिद्धांत को भारतीय संविधान में भी, या फिर ये माने कि सबसे पहले जब नेहरू जी की सरकार थी तब भी इम्प्लीमेंट किया गया था, और 77 में गांधी जी के इस सिद्धांत को, जब पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी सेंटर में, तब इस सिद्धांत के समर्थन से ही मोरारजी देसाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। तो यहाँ पे हमारे विकास के चारों सिद्धांत हो जाते